छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। सोमनाथ कर्माकर जी का सवाल है गेल पर। इनके पास 173 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और वेलस्पन लिविंग इनके पास 129 रुपये के पड़े हुए हैं। अंशुल जी, इन दोनों पर आपकी राय? देखिए, वेल्सपन लिविंग में तो 125-50 का सपोर्ट टूट गया है, तो मोस्ट लाइकली वीकली का स्विंग लो 113 रुपये 55 पैसे आते हुए दिखेगा। और दूसरा स्टॉक है इनका गेल। गेल में इमीडिएट सपोर्ट 167 का टूटा है, तो मेजर सपोर्ट 158 टेस्ट होते हुए दिखेगा। अगला सवाल हमें मिला है एसएमएस फार्मा पर 342 रुपीज़ का लिया हुआ है। लास्ट वीक का ब्रेकआउट लिया था, अभी क्या करें इस काउंटर पर? वीकली पे कप कैंडल 59 वीक्स का और फ्लैग 8 वीक्स का अभी भी सस्टेन हो रहा है। जब तक 328 के ऊपर है, स्टॉक ठीक ठाक बना हुआ है। टाइटनेस से ब्रेकआउट देता है तो हम दोबारा बाई देंगे अपने क्लाइंट्स को, बट फिलहाल के लिए जब तक 3-4 दिन की टाइटनेस नहीं बनती है, वेट एंड वॉच का अप्रोच है। 328 टूटने के बाद स्टॉक खराब होने लगेगा। जीएम रिवरीज 1200 रुपये का शेयर लिया हुआ है। रिजल्ट के आसपास का ही लिया होगा इन्होंने, आई थिंक। वहाँ से रिजल्ट अच्छे आने के बाद काफ़ी टूट चुका है। कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको या अभी और टूटेगा? देखिए, सपोर्ट तो अभी कहीं पे भी नहीं है। ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट होने 972 तक आ सकता है। फ्रेश ऑल टाइम हाई बना था रिजल्ट के दिन, स्वीप करते हुए हेवी वॉल्यूम पे सेलिंग थी। वो 57% वॉल्यूम राइज, लिक्विडेशन चल रहा है। लिक्विडेशन में नीचे 972 और 912, ये दो सपोर्ट जोन है, मतलब ये मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ तक आ सकता है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर जय किशन जी। वो सवाल नहीं, अपनी शायद राय बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक शेयर मार्केट से सरकार टैक्स कम नहीं करती, तो एसटीटी जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी वसूल करना बंद नहीं करती, तब तक भारतीय शेयर बाजार रुलाता ही रहेगा। प्लीज़ रेज दिस इशू रिगार्ड्स। सर, इस इशू पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन देखिए, एसटीटी जीएसटी से ज़्यादा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी लेकर काफ़ी सारे सवाल मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब जब लगता है, जब जब मार्केट की स्थिति खराब हो जाती है। बिल्कुल, अगर सरकार इस चीज़ पर नोटिस करे तो हो सकता है कि थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा मिल जाए। अगला सवाल लेते हैं सुशील जी का। एमिक्योर फार्मा, इस पर ये पूछ रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न ऑन ए डेली बेसिस बन रहा है क्या? क्या टारगेट्स बन रहे हैं इस काउंटर पर? एमक्योर जी। एमक्योर फार्मा अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। वीकली पे 65 वीक्स के कप कैंडल पैटर्न या आईपीओ बेस कह सकते हैं। लास्ट वीक इसका ब्रेकआउट आया है। आज की कैंडल बहुत खराब है। प्रोबेबली एक हफ्ते और वेट करना चाहिए। अगर 1521 के ऊपर सस्टेन किया तो 2000 का टारगेट खुल जाएगा। आईपीओ बेस ब्रेकआउट राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट खड़ा हुआ है। अदानी सॉल्यूशन 950 रुपये का लिया हुआ है। 950 पर लेना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि री एंटर कर लें क्या? री एंट्री अभी बनती नहीं है। 940 के अराउंड बननी चाहिए थी, 947 पे बननी चाहिए थी, लेकिन आज उसको स्लाइस थ्रू कर रहा है। जब तक कोई बुलिश एविडेंस ना बने तब तक नहीं बनती है। ठीक है। मैनकाइंड फार्मा, राजीव कुमार जी ने 2300 रुपये का लिया हुआ है। इस पर क्या व्यू रहेगा? ये मैनकाइंड फार्मा में 2 हफ्ते हैमर बना। लास्ट वीक इनवर्स हैमर बना है, लेकिन 2300 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद अब जब तक कोई कॉन्ट्रैक्शन या फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, तब तक वेट एंड वॉच की अप्रोच रखनी चाहिए। बट पैटर्न ओवरऑल बायस बुलिश ही रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज 1300 रुपये का लिया हुआ है। यहाँ पर क्या राय रहेगी? डॉक्टर रेड्डी में मंथली चार्ट पे एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। 3 6 2 8 महीने हो चुके हैं। 1183 के नीचे स्टॉक खराब होगा। जब तक 1183 1345 रेंज में है, रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेच सकते हैं। खराब 1183 के नीचे होना स्टार्ट होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पनवर साहब, इनका सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। ये बोल रहे हैं कि सर, कितना ट्रस्ट है? क्या पोर्टफोलियो का 50% पैसा इसी में लगा सकते हैं 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, अगर आप डायरेक्ट काम करने आ रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 4% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉल पे, 0.25 या 1% ऑन ट्रेडिंग कॉल। इससे बाहर आप कुछ भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। यूनिपार्ट्स, विजय कुमार जी का सवाल है। इस काउंटर पर आपकी राय यूनिपार्ट्स पर?
458 का मेजर सपोर्ट टूटा है, 50 वीक मूविंग एवरेज 419 टेस्ट हुआ है, 419 प्रोटेक्टेड रह जाता है तो रिवर्सल लेगा 458 तक। बाकी स्ट्रक्चर का जिस हिसाब का ब्रेकडाउन आया है, फिलहाल तो स्टॉक खराब ही लग रहा है। एक हमारे दर्शक हैं मुकेश राठौर जी, ये पूछ रहे हैं मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर क्या राय रहेगी आपकी? मंगल इलेक्ट्रिकल, ये 352 वाला। ये या तो नई लिस्टिंग है या एसएमई से आया है, लेकिन जिस दिन से लिस्ट हुआ है 28 अगस्त से, तब से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही है, ऑल टाइम लो पे है। प्रोबेबली नीचे की ही तरफ चलता हुआ दिखेगा, नॉट अ गुड स्टॉक। अगला सवाल हमें मिला है ग्लॉटिस पर। इस काउंटर को ट्रैक करते हो अंशुल जी आप? ग्लॉटिस, हाँ, इसका आईपीओ आया था सर 7 अक्टूबर को। एक दो तीन चौथे दिन जाके इसने आईपीओ का लो 81 रुपए तोड़ा था, तब से ऑल टाइम लो बन चुका है। जब तक कोई आईपीओ बेस नहीं बनता तब तक अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लॉटिस पर भी आपको सर राय मिल गई होगी। अब सवाल है अभिषेक कांत जी का। इन्फीबीम 19 रुपये 44 पैसे के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एग्जिट? इन्फीबीम में 1890 का जब स्टॉप लॉस कटा था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड और लिक्विडेशन बना हुआ है। लिक्विडेशन प्रोबेबली वीकली स्विंग लो 14 रुपये 75 पैसे तक आ सकता है। अगला सवाल हमें मिला है संदीप जी का। TFCI 69 के भाव के 350 शेयर हैं, क्या करें? TFCI ये IFCI वाली वो होगी ना इसकी, जो टूरिज्म फंड। 7115 पे ब्रेकआउट पॉइंट है। डेली पे एक फ्लैग बनते बनते आज खराब हो रहा है, बट एनीवेज ब्रेकआउट पॉइंट 7115 है, उसके ऊपर निकला तो ही कोई ट्रेड बनेगा। तब तक अवॉइड करके चलिए, क्योंकि मंथली पे बड़ा फ्लश देके आए हैं, थोड़ा समय लगेगा डेवलप होने में। 7115 का अलर्ट लगा लीजिए, वो टूटता है तो फिर स्टॉक थोड़ा सा अपसाइड चलना स्टार्ट करेगा। तब तक कंप्लीटली अवॉइड है, क्योंकि यहां से अगर फिसला तो वापस 45 तक फिसल सकता है। विश्वजीत बेहरा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और HDFC में बाय करना चाहता हूं 3 से 4 महीने के लिए, किसको अदानी ग्रीन खरीदूं तो और क्या टारगेट स्टॉप लॉस? जी। अदानी ग्रीन तो मैं रोज एडजस्ट कर रहा हूँ सर, तो उस पर कोई बात नहीं कर पाऊंगा। अदानी पोर्ट्स 1410 1309 ये मेजर एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेट अगर 2-3 साल के लिए रख सकते हैं तो ही एक्यूमुलेट कीजिएगा। 2200 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बाजार अगर यहाँ से और खराब हुआ, वीकली स्विंग लोस टूटे और 3-4 महीने की डाउन ट्रेंड में गया, तो आपको समय लंबा लग सकता है। बट 2000 के टारगेट में कोई दाग नहीं है। HDFC बैंक अपने बॉक्स लो के आसपास है। यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस बनता है, गैप क्लोजिंग 300 915 के अंदर अगर क्लोज करता है, 915 के नीचे क्लोज करता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, 20 रुपए का आपको लॉस होगा, 15-20 रुपए का। नहीं होता है तो बॉक्स लो से वापस बॉक्स हाई 1016 और 1120 तक जा सकता है। मल्टीपल बॉक्स लो टू बॉक्स हाई हमने लार्ज कैप में प्ले किए हैं, L&T, टाइटन, एशियन पेंट और ऑटो के चारों स्टॉक्स। तो अब इसमें मौका मिल रहा है, 15-20 रुपए की रिस्क है, कोने को 20 रुपए, पाने को 200 रुपए। बात करते करते मार्केट में इस समय गिरावट और थोड़ा बढ़ गई है। निफ्टी ने डेज लो को तोड़ दिया है 25,511। अंशुल भाई, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है 25,500 का है। आप भी मानते हो कि 25,500 का एक मजबूत सपोर्ट है, अगर ये भी टूट गया तो और ख़राब हो जाएगा मार्केट? साइकोलॉजिकली 25,500 का सपोर्ट बन सकता है, बट प्राइस एक्शन पे डेली स्विंग लो जो माइनर सपोर्ट है वो 25,449.25 है। आपका 11 नवंबर का लो, और मेजर सपोर्ट है 3 नवंबर का वीकली स्विंग लो 25,318। तो एटलीस्ट बाउंस बैक भी अगर देखना है तो 25,449 के पास से देखनी चाहिए। उसके पहले तो मतलब छट्टा ही हो जाएगा। एग्जैक्ट लेवल जब तक वहां पे आके कोई लेफ्ट साइड में सपोर्ट ना हो और रिजेक्शन ना मिले, तब तक तो बाउंस बैक के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सूरज स्टेट पर, ये 254 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं रवीश साहब ने, 700 शेयर हैं, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? सूरज
स्टेट में ऑल टाइम लो का ब्रेकडाउन, बीएससी खाली एनएससी में ना, बीएससी नया स्टॉक है, आईपीओ के बाद ऊपर गया था 225 से 850, क्लेमेटिक मूव बनाया 683 पे, वापस ऑल टाइम लो तोड़ा है, ऑल टाइम लो का पुल बैक लेके वापस डाउन मूव आ रही है, तो नया ऑल टाइम लो 218 के नीचे बन सकता है। ये स्टॉक अगर अगले एक दो हफ्ते में 255 के ऊपर नहीं आया तो फिर 170 160 तक भी डाउन साइड दिखा सकता है। ठीक है। केपीआईटी के 1009 शेयर हैं 1270 के, दीपक तोमर जी के पास। इस पर आपकी राय? केपीआईटी 10 20 50 वीकली मूविंग एवरेज, फॉलिंग वीकली मूविंग एवरेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट कर चुका है, तो इवेंचुअली जनरली थर्ड टेस्ट के बाद वीक हो जाता है रेजिस्टेंस, बट 1284 निकलने के बाद ही लॉन्ग ट्रेड बनेगा। 1284 निकलता है तो फिर लॉन्ग प्ले करना चाहिए। एक पुल बैक में 1600 रुपए तक मिल सकता है, बट अगेन मैं मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आई वुड स्टिक टू लार्ज कैप, क्योंकि फूफा जी रोज कोई ना कोई बम फोड़ देते हैं। लार्ज कैप गिर के उठ जाता है अपनी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की वजह से, मिड कैप स्मॉल कैप में उठने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। तो यहाँ पर सूरज स्टेट जैसी कंपनियों से अभी थोड़ा सा परेशानी है, केपीआईटी जैसी कंपनियों पर भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो है। न्यूजन सॉफ्टवेयर इसी कैटेगरी का एक और शेयर, यहाँ पर 970 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें भी काफ़ी लॉस हो रहा है, इस पर क्या करें? तो न्यूजन में 670 और 342 ये दो नीचे के टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स के खुले हुए हैं, और बाइंग क्लाइमेक्स इसका फॉर श्योर कंफर्म हो गया था। 1400 पहला लेवल यहां से मूव आना स्टार्ट हुई थी, बाइंग क्लाइमेक्स 1526 पे हुआ था, और फाइनल कंफर्मेशन आई थी 1395 पे, वहां से 670 और 342 का टारगेट खुला है। अब जिसको भी बाइंग क्लाइमेक्स पे कोई शक हो, एक बार के लिए अगर आप वीकली चार्ट लगा सकें तेजस नेटवर्क का, तेजस नेटवर्क करके वीकली चार्ट, अगर कैंडल स्टिक चार्ट लग जाए एक 1.5 साल का, 1.5 साल का, हाँ इसको डे को वीक कर दीजिए, डे को वीक कर दीजिए। इसको डे को 1230 पे वीकली बाइंग कर दीजिए। क्लाइमेक्स, 1230 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 27 दिसंबर को, और 1230 का बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म होने के बाद मल्टीपल टारगेट्स खुले थे, जिसमें फाइनल टारगेट 383 रुपए था। ये 5 मिनट का चार्ट लग गया है, ये 5 मिनट का ऊपर जहां चार्ट लग गया है, फाइनल लिखा बिल्कुल। है वहां पीसीआर पे टीम वीक जरा करना है। इसको 1 वीक हाँ कर ये नीचे दीजिए। 1 वीक, यस यस नीचे, यस, ये वाला। हाँ थोड़ा लेफ्ट में खींच लीजिए तो चार्ट पूरा दिखने लगेगा। ये यहाँ पे 1230 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 383 का फाइनल टारगेट था। फाइनल टारगेट आज के सेशन में फाइनली टच हो गया है, वो भी नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज की वजह से। तो अगेन मिड कैप स्मॉल कैप में उस समय इसका मार्केट कैप था 24,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप था, जो आज घट के 6,600 करोड़ का मार्केट कैप बचा है। उस समय भी खूब बात हुई थी टाटा कंपनी है, ऑर्डर बुक और ये सारी चीजें, बट अल्टीमेटली इट इज व्हाट विंस बाइंग क्लाइमेक्स। तो फाइनल टारगेट 383.70 था, जो आ गया है, मे बी अ बाउंस बैक, बट अभी भी ट्रेंड काफी डाउन साइड है। समीक्षा जी थोड़ा गुस्सा है, कह रही हैं सर मेंबरशिप लेने के बाद भी सवाल नहीं ले रहे हो। मैडम भेजिए तो सही सवाल, परेशानी बाद में देख लेंगे, फटाफट से सवाल भेजिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रमन राजपूत जी का, आर्मी से हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर, आपको बहुत बहुत नमन। शक्ति पंप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इसमें क्या करें? शक्ति पंप में डेली चार्ट पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है, और आज के सेशन में इसने जो ब्रेकडाउन हुआ था 696 का फ्राइडे, उसको गैप के साथ वापस से रिक्लेम किया है। बट मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा इस स्टॉक में जब एटलीस्ट वीकली हाईस क्रॉस होना स्टार्ट होंगे। जो लास्ट वीक की सेल ऑफ कैंडल है, इसका हाई 758 है, अगर निकलता है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग फॉर 913, और अगर वापस से 690 के नीचे क्लोज किया तो पैटर्न खराब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है
पीपीएल फार्मा के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 188 रुपये पर, एवरेज कर सकते हैं क्या 3 साल के लिए? ईशान थोड़ा सा गौरव जी पूछ रहे हैं जी। थोड़ा सा रुकना चाहिए जब तक मार्केट स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है। सेम ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपका बना था सितंबर 2024 में, उसके बाद लगभग 6 महीने की डाउन ट्रेंड रही थी। तो 1 से 2 हफ्ते होल्ड योर हॉर्सेस। अगर 25,318 निकला तो फिर 4 से 6 महीने की हम डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एकदम नर्क वाला माहौल रहेगा। तो अगले 1 से 2 हफ्ते रुक के अगर प्रॉपर एविडेंस मिलता है तो फिर एवरेज लार्ज कैप्स में एवरेज और मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रेकआउट्स प्ले करना चाहिए। अगर 25,318 निकला तो फिर बाजार बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अगले 1 से 2 हफ्ते होल्ड योर हॉर्सेस। जुपिटर वैगन और गॉडफ्रे फिलिप्स, इनमें आपकी राय? इनमें से कोई खरीदारी के लिए लग रहा है या कोई है जो खराब हो गया है? जुपिटर वैगन जब पुल बैक आया था 346 के अराउंड, तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 350 के ऊपर नहीं क्लोज किया तो वापस नीचे आएगा, क्लोज किया तो 393 तक जाके नीचे आएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस से ही स्टॉक वापस पलट गया है। 272 बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था, उसी को वापस रीटेस्ट करेगा और वो निकलता है तो फिर बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट 126 है। मोस्ट लाइकली पोस्ट बजट इन सब स्टॉक्स में वही तेजस नेटवर्क जैसी फाइनल लेग ऑफ गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें JWL 126 तक नीचे आ सकता है। सेम इज विथ गॉडफ्रे फिलिप। यहाँ भी 3814 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 2892 बॉक्स लो भी टूट चुका है। 1648 बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट है और बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट आता है 1355 पे, ये आ जाएगा एक। और पूरे स्टॉक से एक बार एक ही लाइन में कवर कर दे रहा हूँ। एयरकॉन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18464 निकलता है तो फिर 224 तक बाउंस बैक आएगा, वहीं से रिवर्सल आ गया और पिछले 3 दिन में कायदे की पिटाई है। पोस्ट बजट मोस्ट लाइकली बाइंग क्लाइमेक्स का जो टारगेट टेस्ट हुआ था 132, उसको रीटेस्ट करने जाएगा और वो निकल गया तो फिर 86 का टारगेट खुलेगा। आरवीएनएल आरवीएनएल भी फर्स्ट लेग ऑफ पुलबैक्स 369 के ऊपर गया, अगले दिन ही वर्टिकल डाउन मूव आ गई। तो आरवीएनएल में भी फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस से ही रिवर्सल आया है, 211 का टारगेट खुला है। आईआरएफसी में भी फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस भी नहीं पहुंच पाया, 147 135 पे ही खत्म हो गया। फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। मोस्ट लाइकली बजट तक अगर होता रहा तो ठीक, नहीं तो वापस से 106 और 6350। इसके बाद SJVN जिस पे कॉमनली सवाल आते हैं, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाया, 97 88 से ही पलट गया। नेक्स्ट लेग में 61 और 51 तक के टारगेट मिल जाएंगे। NHPC NHPC में भी फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस 98 नहीं आया, बल्कि 87 वाला भी स्विंग हाई नहीं आया। जिस भी दिन 75 टूटा, 46 तक की डाउन मूव आराम से मिल जाएगी। तो सारे स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है, बट ये सेलिंग इंटेंसिफाई पोस्ट बजट होगी। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, क्या करें? इसमें 1238 रुपये की बाइंग है। चलो कोई तो मिला जो कि थोड़ी सस्ती बाइंग करके बैठे हैं, भले ही रिलायंस टूट गया हो लेकिन प्रॉफिट में है। अंशुल जी क्या करें इस काउंटर पर? रिलायंस 1423 के आसपास एक गैप है, पहले वो फिल होगा, उसके बाद कोई बाउंस बैक बनेगी और उस जोन में मैं अपनी लॉन्ग्स में ऐड करूंगा या पुट्स को शॉर्ट करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई सलाह नहीं रहेगी। ठीक है। अमित गेमर जी हैं, उनका सवाल है मोबी क्विक पर, इसमें बाय कर सकते हैं क्या? मोबीक्विक जब तक 241 नहीं निकलता है, एक प्राइमरी बाउंस बैक भी नहीं बनेगा। वो निकला तो 267 तक जा सकता है, बट कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। आई वुड अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ लॉन्ग। सिल्वर बीस और गोल्ड बीस, इसमें क्या कर सकते हैं? टारगेट और स्टॉप लॉस, क्या इनको बाय कर सकते हैं, सेल करें, क्या करें? टारगेट और स्टॉप लॉस और बता दीजिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि पोजीशन है या नहीं है। गोल्ड और सिल्वर अब वहीं आके खड़े हैं जहां पे लास्ट मंडे को निफ्टी खड़ी थी, जहां पे मैं बार बार बोल रहा था कि आज नो ट्रेड डे रहने दीजिए। हाई स्वीप हुआ तो फिर स्विंग लो खुलेगा और हम स्विंग लो को चीरते हुए नीचे आ रहे हैं निफ्टी पे। हाई जिस गंदे तरीके से स्वीप हुआ, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो आज भी जो हाईस बने थे
गोल्ड में बना था 26 दिसंबर को $4584 का, आज उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब फ्रेश ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। और सिल्वर में 29 दिसंबर को बना था $82.67 का, बिल्कुल वही हाइस टेस्ट करके हम वहीं पे खड़े हैं। आज नो ट्रेड डे होना चाहिए, अगर है तो लॉन्ग रखे रहिए। अगर हाई स्वीप हुए तो वापस से सिल्वर पे 74 और 68 खुलेगा, और गोल्ड पे $4270 खुलेगा। अगर हाइस के ऊपर हम हाइस रन करने लगे तो फिर सिल्वर में $89 और गोल्ड में $4740 खुलेगा। तो अगले 1 से 2 दिन कंफर्मेशन की जरूरत है, हाइस रन हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। पूनम राजहंस जी का सवाल है, एम सुमी 50 रुपए का लिया हुआ है, एग्जिट करें या होल्ड? एम सुमी 5190 का पहला टारगेट अचीव किया था, वहीं से स्वीप मार के आया है, प्रोबेबली 4386 तक आ सकता है। वही पूरे स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अगर रखे हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं तो एक बार 5190 पे आपको निकलना चाहिए था एम सुमी पे। ठीक है। सुमित घोष जी का सवाल है, कोलकाता से हैं, संदूमा 220 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, और MRPL 149 रुपए के लिए लिए हुए हैं। 6 महीने का व्यू है, क्या करें? देखिए एमआरपीएल में तो दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है, एवर सिंस जब वीकली पे 180 हमारा टारगेट अचीव हुआ था और तीनों हफ्ते कंटिन्यूअसली वीकिंग कैंडल बनी थी। उसके बाद से जो लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है, पहला टारगेट उसका 138 था जो आ चुका है। अगला लिक्विडेशन का टारगेट 120 हो सकता है, और अगर मार्केट वीक रहता है, बाकी 120 से नीचे लगता नहीं है जाएगा, पर अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन आया तो फिर 98.92 का स्विंग लो वापस से टेस्ट हो सकता है। दूसरा कौन सा दर्शन का? MRPL और संदूमा। एमआरपीएल, संदूमा। संदूमा। संदूमा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था फ्लैग का, 2 हफ्ते चला भी, फ्रॉम 216 टू 273, और लास्ट वीक में वर्टिकल डाउन मूव है। हालांकि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट ही हो रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 200 222.50 और 190 की जोन होल्ड कर रहा है, तब तक इसमें रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। लेकिन लास्ट वीक जो फॉल आया है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते चाहिए। स्टॉप लॉस हर कीमत पे 190 होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे अगर पैटर्न खराब हुआ तो सीधा सीधा 115 ही खुलेगा। अगला सवाल हमें मिला है यश सिंघल जी का, HDFC बैंक और अदानी ग्रीन, इन दोनों के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। HDFC बैंक के 955 पे, अदानी ग्रीन के 994 पे, 1 साल के लिए लिए हैं, क्या करें? एचडीएफसी बैंक रेंज बॉटम पे है, 915 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्राई कर सकते हैं तो 1016, और एक्सटेंशन में 10% एक्सटेंशन 1120 तक के टारगेट मिल सकते हैं। जिस तरीके से लार्ज कैप ट्रेड किए जाते हैं, बॉक्स लो के पास, बॉक्स लो पे खड़ा है, छोटी सी रिस्क है 20 रुपए की, मतलब खींच के 2-2.5% की, और मिलने को यहाँ से 20% मिल सकता है। अदानी ग्रीन आज ही एडजस्टमेंट किया है, तो इस पर कोई बात कर नहीं सकते। साक्षी सिंह जी हैं, इनका सवाल है, फेडरल बैंक पर 290 रुपए के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं, इन्होंने कॉल ली हुई है। अरे भाई, ये तो F&O वाले आ गए, लेकिन क्या करें? ये पूछ रही हैं कि 30 से 40 पैसे की ली है, कुछ लॉट्स लिए। अरे 30 पैसे की 40 लॉट ले ली है इन्होंने, बाप रे। 290 की स्ट्राइक के बोल रही हैं कि लॉस बुक करें, क्या करें? अंशुल भाई, कॉल पुट में आई नो कि आप सलाह नहीं देते हो दर्शकों को, लेकिन फेडरल बैंक आपको लग रहा है अगले 6-7 दिन में कुछ बाउंस बैक कर जाएगा? और इनकी कॉल 30 पैसे, हालांकि 30 पैसे पर लॉट इतने ज़्यादा ले लिए 40, तो इससे थोड़ा सा खतरनाक स्थिति हो जाती है। और 290 अभी तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चल रहा है, 40 रुपये नीचे इनकी खरीद से, मतलब इनके जो स्ट्राइक प्राइस से। तो क्या करें? फेडरल बैंक में कोई बाउंस बैक की उम्मीद? तो फेडरल बैंक 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज 260 रुपए तक। एक पहली ये बहुत खराब सलाह मैं आपको दे दे रहा हूं कि यहाँ से बाउंस बैक 260 आएगा। एक बहुत अच्छी सलाह आपको दे दे रहा हूँ, शेल्टन नटनबर्ग की किताब है ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग, एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक, सेकंड एडिशन। अमेजोन पे आपको 699 रुपए की मिल रही है, जिसमें 2% का कूपन भी लगा सकते हैं, तो 12 रुपए और कम हो जाएगा, प्रोबेबली 685 या 85 रुपए की मिल जाएगी आपको। इसको कृपया करके ये 700 रुपए खर्च कर लें, और पढ़ने में हफ्ता 10 दिन का समय लग जाएगा आपको।
10 दिन में पढ़ लें, ये 10 दिन और 700 रुपये खर्च कर लें, तो जो अभी 25-50 हज़ार का घाटा कर रहे हैं, ये अगली बार नहीं करेंगे। वैसे तो 20-25 पैसे चल रही है, 30 पैसे की इन्होंने ली है। तो अगर ये तुरंत 30 निकल सके तो निकल जाए, लोग निकलते नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ 15 साल से बैठा हूँ, हजारों लोग आए चले गए, नाम बदले, पैन कार्ड नंबर बदला, आधार कार्ड नंबर बदला, लोगों की कैपिटल बदली, जो एक चीज नहीं बदली वो है ट्रेडिंग स्टाइल। अंधा सट्टा करना और फिर धर्मराज युधिष्ठिर बन जाना, ये 15 साल में शायद 2-4 लोगों को मैंने बदलते देखा है। एक वो डीसी मेहरोत्रा, एक आध दो और, इन 2-3 लोग उंगली पे गिन सकता हूं मैं जिनको मैंने बदलते देखा है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल। बाकी जनरल रिटेल यही काम करता है, कैपिटल खत्म होने के बाद मार्केट को, एनालिस्ट को, सबको दोष देके चला जाता है, मगर ये 700 रुपये खर्च नहीं होते, ये 10 दिन की मेहनत नहीं होती कि कुछ सीख लें, उसके बाद कम से कम लॉस करना तो बंद हो जाएगा, प्रॉफिट हो ना हो। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सेम थिंग कि नाम, आधार और पैन नंबर बदले, आदतें नहीं बदली लोगों की। केपीआई एनर्जी, इसमें बाइंग प्राइस है 500 रुपये का, बाइंग प्राइस है 360 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, 500 शेयर हैं। किस लेवल पर और ऐड कर सकते हैं? सब बाइंग रेंज में खड़े हैं, लेकिन निफ्टी जिस आपका 6 दिन का प्राइस एक्शन है, मेरे हाथ पांव खुले हुए हैं। मैं यहाँ पे किसी तरह का एवरेज, किसी तरह का लॉन्ग कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। आई वुड वेट जब निफ्टी पे क्लियर कट रिजेक्शन कैंडल बन जाए और अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाए, 2 पैसा महंगा खरीद लूंगा, लेकिन श्योरिटी के साथ खरीदूंगा। तो जब तक निफ्टी मेरे को क्लियर कट रिजेक्शन या अप ट्रेंड नहीं दिखाती है, आई वुड होल्ड ऑल माई हॉर्सेस। मैं अभी कुछ भी नहीं खरीदने के मूड में हूँ, एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी बैंक, जहां पे केवल 2% की रिस्क है और 20% की गेन मिलने के चांसेस हैं। करूर वैश्य बैंक में क्या करें? 262 पर लिया हुआ है। करूर वैश्य बैंक में 250 का जो ब्रेकआउट था, उसका ट्रेलिंग स्टॉप अब बढ़ा के 250 ही रुपए होना चाहिए, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिलहाल 250 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, डेली क्लोज उसके नीचे आती है, तो एक बार अपनी एग्जिट कर लें, दोबारा से री एंट्री बनेगी तो वापस बता देंगे। बाकी अगर निफ्टी 25,318 के नीचे क्लोज की, हाथ खड़े कर लेना चाहिए बाजार से एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए फ्रॉम द लॉन्ग साइड। पूरा एक सजेशन दे दे रहा हूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट खोल लीजिए वीकली के, और पूरा फेस पढ़ लीजिए 30 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 से 10 मार्च 2025 के बीच का। ये अगर आप पढ़ लें पूरा, इसको 1 ईयर चार्ट कर दीजिए, वन ईयर में आएगा नहीं, नहीं आएगा, 3 ईयर कर दीजिए, 3 ईयर। ये 3 ईयर में ये जो टॉप बना था, जहां भी वापस से हम उस टॉप के पास खड़ा, ये पूरा फेज अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय किसी भी तरह का एवरेज करना आपको सस्ता और सस्ता, उससे भी सस्ता, सबसे सस्ता, एक्सट्रीम सस्ता सब मिल जाएगा। तो लेट इट रिकवर। जब वहां पे हायर लो बनना स्टार्ट हुआ था बॉटम हिट करने के बाद, वहां पे 2 पैसा महंगा मिला होता बॉटम से, लेकिन कंफर्म ये पूरी अप ट्रेंड में अपने पैसा कमाया होता। सो देर आर टाइम्स ऑफ द मार्केट जहां नहीं कुछ करना भी सबसे बेहतरीन ट्रेड होता है। तो अब वो टाइम डेवलप होते जा रहा है जहां पे डूइंग नथिंग इज द बेस्ट ट्रेड। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, गुड मॉर्निंग सोनी जी। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने 50 रुपये के लिए हुए हैं। ये काउंटर भी जब मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता है, जरा सा इस तरह की जो सेक्टर में बाइंग आती है, तो MIC इलेक्ट्रॉनिक भी चमक जाता है, लेकिन ये फंसा भी बहुत देता है कई बार। इस बार ये फंसाने वाला मूव था 50 रुपये पर, या ये यहाँ से रिकवर हो जाएंगी और पैसे में आ जाएंगी? बिल्कुल फंसाने वाला मूव था सर। नीचे बाइंग क्लाइमेक्स इसने 2007-8 में कब किया था, 2008 में किया था 600 रुपए के आसपास, वहां से लो हिट किया था 1 रुपए 60 पैसा। ये 1 रुपए 60 पैसे से जो 110 रुपए तक की मूव आई है, 120 रुपए तक की, उसमें अब ट्रैप फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। 46 का 50 मंथ मूविंग एवरेज था, ये टूट गया है। प्रोबेबली अगर यहाँ से, मतलब ये स्टॉक ही डिस्कस करना कोई मतलब का नहीं है, बट अगर ये 46 के नीचे मंथली क्लोजिंग देता है जो लास्ट मंथ दिया है और उसका फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो 22 रुपए 85 पैसे का टारगेट खुलता है। परफेक्ट बाइंग क्लाइमेक्स स्टॉक। एक बार मंथली लगा के 2008 से देखेंगे, दोबारा कभी स्टॉक को छेड़ेंगे भी नहीं।
अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सागर सीमेंट, इस काउंट पर आपकी राय? सागर सीमेंट बॉक्स में है ऑलरेडी, 215 220 महीने हो चुके हैं। अपर एंड ऑफ द बॉक्स 304 है, लोअर एंड ऑफ द बॉक्स 168 है। तो अगर रेंज ट्रेडिंग करनी है तो 168 में लेके 308 में बेच लीजिए। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो 308 के ऊपर का वेट करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो एटीजीएल पर सवाल पूछ रहे हैं, शुभम सौ साहब। एटीजीएल 666 के लिए हुए हैं, इस पर क्या राय है? एटीजीएल आ तो गया है एक्यूमुलेशन जोन में 545 532, बट ब्रॉडर इंडाइसेस नहीं है उस स्ट्रक्चर पे जहां पे एवरेज करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा छोड़ के रखिएगा, क्योंकि अगर 25,318 नहीं बचा तो फिर अदानी भी नहीं बचेगा। वो भी हाई बीटा काउंटर है, गिरने में एकदम धोती खोल देता है, और जब चलने पे आता है तो इनसे तेज कोई नहीं चलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट नीचे और लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा या तो महंगा मिलेगा या थोड़ा और सस्ता मिलेगा। रितेश सिंह जी पूछ रहे हैं, जुबिलेंट इंग्रीविया, इसको किस रेट पर बाय कर सकते हैं? मैं नहीं करता जुबिलेंट इंग्रेविया, क्योंकि 808 का ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट था वो 2 बार फेल हो चुका है। हालांकि वीसीपी या वीकली पे ट्रायंगल कह सकते हैं डेवलप हो रहा है। जब तक ये 900 के ऊपर क्लियर कट स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, किसी भी दिन जब भी सेलिंग ओवरटेक करना स्टार्ट करेगी, 532 413 आ सकता है। बट अगेन इस टाइप के काउंटर्स नियर लोज पे हैं और मार्केट टूटने की कैटेगरी पे है, तो दोनों अपोजिट एंड पे बैठे हैं। मैं मार्केट सुधरने का वेट करूंगा, उसके बाद इसमें कुछ बाइंग देखना स्टार्ट करूंगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 131 का पुट लिया हुआ है, ₹2.31 पर। अरे भाई एफ एंडो वालों, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन अंशुल जी, थोड़ा IEX वैसे भागा बहुत था, इसमें एक खबर आई थी जजमेंट को लेकर। तो यहाँ पर कुछ उम्मीद है कि चूंकि मार्केट नीचे आ रहा है, इनकी ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट ट्रेड हो सकता है जो कि इस मार्केट की गिरावट में भी तेज हो गया। अभी इसमें कोई उम्मीद गिरने की? सर अगर अलाउ करें एक बार स्क्रीन शेयर करना, तो मैं IEX आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं हाँ हाँ, श्योर, IEX में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जरा पीसीआर टीम अंशुल जी के साथ स्क्रीन शेयर करा दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है जी। मेरी स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। हाँ जी, आ ये गई है स्क्रीन। आईएक्स में जी। ये आईएक्स में हाई वॉल्यूम सेलिंग थी। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जब तक ये हाई वॉल्यूम सेलिंग जोन्स क्रॉस ना हो जाए, तब तक हर तरह का ब्रेकआउट ट्रैप में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत सारे फील्ड ब्रेकआउट्स हम पकड़ लेते हैं, तो ये तो ऑब्वियस ब्रेकआउट था जहां पे हमें नहीं ट्रेड करना है। मतलब अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स भी हम मिस कर जाते हैं। उसके बाद अगर इस तरीके के ऑब्वियस नो ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक आपको प्ले करना है, देख रहे हैं क्लियर रेंज थी कि ये सेलिंग कैंडल बनी है, इस पे वॉल्यूम देख लीजिए, अगले दिन का बाइंग वॉल्यूम देख लीजिए कितना। सेलिंग वॉल्यूम से ऑलमोस्ट, सेलिंग वॉल्यूम था 127 मिलियन, बाइंग वॉल्यूम है 300 मिलियन, यानी दोगुने शेयर बाई हुए हैं। लेकिन मूव कितनी है इसमें, गिरा है 30%, 29.58 एक ही दिन में। ये डेली चार्ट है, वीकली भी नहीं है, एक ही दिन में। पहले तो गैप डाउन मारा, 30% नीचे क्लोज किया, अगले दिन दुगने शेयर बाई हुए, लेकिन 9.6% की अपमूव थी। ये तो परफेक्ट ट्रेड्स होते हैं जो आपको नहीं करने हैं। यहाँ पे ये आपकी रेंज बनी, ये जो ब्रेकआउट जिसने प्ले किया, परफेक्ट पंप एंड डंप एक्टिविटी, परफेक्ट स्टॉक जहां पे ब्रेकआउट नहीं प्ले करना है। ये जो जिसने ये खाली इतना सा चार्ट देख के कि रेंज बना है, ये ब्रेकआउट आया है, प्ले करना है, लीजिए थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर लीजिए, परफेक्ट डंपिंग एक्टिविटी। ये देख रहे हैं वॉल्यूम, ले गए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिखाया, रिटेल को बाई कराया, ये करा दिया डंप। 131.50 टूटा, तो ये डंपिंग एक्टिविटी और तेजी से इस स्विंग लो तक आ सकती है। 131 टूटने के बाद ये डंपिंग एक्टिविटी और एग्रेसिव होगी, ये 111 लेवल रुपए क्या है तक, अंशुल और जी? उसके ये नीचे। थोड़ा, ये थोड़ा शब्द बहुत ही बारीक हैं, थोड़ा लेवल बता दीजिए, कौन सा लेवल है?
सर ये ब्रेकआउट जो फील्ड ब्रेकआउट बना था ये 154 के ऊपर बना था, जहां से डंप करना स्टार्ट किया। इसका लिक्विडेशन लेवल ये वाली लाइन आती है 131.50 की। ठीक है। 131.50 के नीचे ये स्विंग लो आता है 111 रुपए 30 पैसा। ओ, तो अगर ये 111.30 टूटा तो 68 तक आ सकता है आपका यहाँ पे। आपका मतलब जो दर्शक देख रहे हैं, जो रिटेल हैं, जो नए हैं, जिनको नहीं पता, आपका ये सवाल आएगा कि इतना नीचे थोड़ी चला जाएगा। तो मैं आपको वापस से आईएक्स की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। जब ये स्टॉक गिरने पे आता है फील्ड ब्रेकआउट के बाद, ये पूरी गिरावट थी 61% की, और ये बाइंग क्लाइमेक्स था यहाँ पे 203 रुपए का, जिसका अभी माइनर टारगेट्स ही 111 के अचीव हुए हैं। इवेंचुअल टारगेट्स अगर अचीव करने आ गया तो 68 रुपए तक आ जाएगा। जिसको शक होता है बाइंग क्लाइमेक्स पे, 1800 1400 1500 रुपए का तेजस नेटवर्क 300 रुपए खड़ा हो गया। एचईजी, इतना लोग बुलिश थे यहाँ पे ब्रेकआउट में, बार बार गला फाड़ चिल्ला रहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस ब्रेकआउट में। उसकी वजह ये बाइंग क्लाइमेक्स है। जब तक ये हाई नहीं निकलता है और सारे सेलर्स पूरी तरीके से नहीं निकल जाते, मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। अब देखिए बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक कितना गिरता है। ये गिरा था, ये अपने बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ऑल टाइम हाई से गिर के आया था 91%। एक और दिखा देता हूं, स्टेरलाइट टेक बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, एक तो पहले लिस्टिंग के बाद आपको क्यों बेच देना चाहिए, अगर 3 से 5 दिन में लो टूट रहा है, पहले लिस्टिंग के बाद ही सारे सेटअप आपको यहीं मिल जाएंगे 97%, बल्कि और नीचे 97.77%। फिर आईपीओ बेस बनाया जिसका फील्ड ब्रेकआउट बना, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ 85%। तो मिड कैप स्मॉल कैप आर अ डिफरेंट एनिमल। इनको आप लार्ज कैप या बड़े स्टॉक्स की तरह, या एफएंडो वाले स्टॉक्स जहां पे एक बड़ी गिरावट के बाद पुट राइटिंग आपको बचाने आ जाती है, शॉर्ट्स अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग आपको बचाने आ जाती है, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब गिरते हैं तो आप ये समझिए कि बुर्ज खलीफा के टॉप पे आप खड़े हैं बाइंग क्लाइमेक्स में, आपको कोई धक्का मार देना, आप नीचे जमीन पे ही आएंगे। वो पूरे 100 150 200 फ्लोर जितने की भी वो बिल्डिंग है, आप जमीन पे ही आएंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप को ये एवरेज करना कि मैं, मेरे पास पैसा है, देखूं कितना गिरेगा, इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकता, ये सब कॉन्सेप्ट का एक फंदा बना के आपके गले में लटका दिया जाएगा। तो जब भी इस तरीके की कोई बड़ी सेलिंग वॉल्यूम कैंडल आपको दिखे, ये तो वीकली पे है, वीकली पे तो मैं तब तक आईएक्स नहीं ट्रेड करना पसंद करूंगा जब तक 205 ना निकले। डेली पे भी बेयर मिनिमम जब तक ये कैंडल का हाई 169 ना निकले मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा। आईएक्स, ग्रेफाइट, सब इस तरीके के ब्रेकआउट्स आपके फेल होके आपके गले में माल पहनाया जाएगा, भाई बता दिया जाएगा, फिर गले में माल पहना दिया जाएगा। तो अगेन थोड़ा सा, सब फ्री है, सारे ट्रेडिंग व्यू फ्री है, सब चीज फ्री है। एक बार चार्ट खोल के देख लीजिए ना कि इस तरह की बड़ी सेलिंग कैंडल है, खाली उसका हाई मार्क करके छोड़ दीजिए कि उसके ऊपर आने तक भगवान आगे बोल दे, एनालिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान आगे बोल दे कि इसके बाई कर लीजिए, तो इस हाई के पहले तो बाई नहीं करना है। तो बढ़िया है ना अंशुल जी, इन्होंने तो पुट ही ली है। तो 131 की स्ट्राइक की, तो अगर आप कह रहे हो कि 131 के नीचे गया तो 111, और 111 के नीचे गया तो 68। मैं कहता हूं कि जनवरी में चलो 68 रुपये का भाव शायद ना दिखे, इतना मेजर फॉल नहीं आए, लेकिन अगर ये 131 तोड़ता है और तो इनको एक संभावना बन जाएगी कि एक अच्छा खासा इनका जो पुट है वो इन द मनी आ जाएगा। तो ये वेट कर ले, इस मतलब ये लग रहा है कि 131 जल्दी तोड़ देगा, ऐसा कुछ लग रहा है? तो जिस आपकी कल वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 221 मिलियन की, अगेन ये 300 मिलियन जो बाई हुए थे फॉल के अगले दिन, उनमें से आधे तो निकल गए। तो मोस्ट लाइकली 131 आपको हफ्ता 10 दिन में मिलना चाहिए, बट अगेन वही टाइम वैल्यू के हिसाब से कि आ भी गया और आपकी टाइम वैल्यू उतनी इरोड हो गई ऑप्शन बाइंग में, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऑप्शन बाइंग में तो आपको फटाफट वाला मोमेंटम चाहिए होता है, जो प्रोबेबली इसमें मिल सकता है। 131 आने पे एक बार अपनी ऑप्शंस तुरंत बुक कर लीजिएगा, उसको एक्स्ट्रापुलेट मत कीजिएगा 111 तक के लिए। 131 पे हफ्ता 10 दिन अगर समय काटा तो आपका टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसलिए 700 रुपए खर्च करके एक बार
ऑप्शन प्राइसिंग एंड वॉलेटिलिटी की बुक पढ़ लीजिए, आपको उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि फास्ट पेस प्राइस एक्शन चाहिए होता है, शॉर्ट टाइम में आपको फास्ट मूव चाहिए होता है अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है। 700 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। एक हमारे दर्शक हैं, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग अगेन गैप के साथ ब्रेकडाउन आया है इसमें एलिकॉन में, और ये शायद अर्निंग्स का गैप है क्या? हाँ, अर्निंग्स का गैप डाउन है सर। अर्निंग्स गैप में 15% गैप डाउन थी, और 375 का स्विंग लो है, वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको डरावनी चीज दिखा देता हूं। बाइंग क्लाइमेक्स 543 पे हुआ था, पुल बैक 543 की जगह थोड़ा सा डीप निकल गया 700 रुपए तक, और उसके बाद लास्ट वीक फुल वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आई है। तो अब 375 का टूटना ऑलमोस्ट सर्टेन है, और 375 के नीचे बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट है 235। तो 375 के नीचे तो किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। 375 से एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट 375 के नीचे 235 खुल जाएगा। एलिकॉन का मार्केट कैप कितना है? 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो माइक्रो कैप में ही गिना जाना चाहिए आई गेस। सन टीवी 609 पर लिया है, क्या करें? सन टीवी में भी बहुत पहले बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है 2017 में। 2025 तक की नए बुल मार्केट में भी ये नया ऑल टाइम हाई नहीं बना पाया, डबल टॉप बना है। लास्ट लाइन इन द सैंड 523 है, अगर 523 निकल गया, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद सामने दिख रही है, तो फिर 379 तक आ जाएगा। ठीक है। मैं दर्शकों को बता दूं, आज स्टॉक एक्सरे हम अभी 10 मिनट बात करेंगे, यानी कि 12 बजे करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज हम स्टॉक एक्सरे से ज़्यादा कंपनी के एक मैनेजमेंट से ही बात करेंगे, और बड़ी फेमस कंपनी है, रिजल्ट आए हैं। इरिडा के सीएमडी होंगे हमारे साथ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनसे हम नतीजों पर बात करेंगे, शेयर के परफॉर्मेंस, क्यों शेयर इस तरह से रहा, उसके बारे में कुछ सुराग मिल जाएंगे जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री से हमें मिलते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि इरिडा में करना क्या है, क्या नहीं करना है। रिजल्ट तो ठीक ठाक आ गए, उन पर डिस्कशन रहेगा। तो अभी हम 10 मिनट आज कॉलर शो में ही जो आपके सवाल हैं उन्हीं को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक, इस पर आपकी राय अंशुल जी, क्या टारगेट स्टॉप लॉस लें? 61 रुपए का लिया हुआ है एक हमारे दर्शक। महाबैंक में ब्रेकआउट थोड़ा सा मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बाद में आया, 4-5 हफ्ते बाद, बट ठीक ठाक आया। 29 दिसंबर को बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है 58 का, जिसका टारगेट 68 और 71 है। माहौल ठीक ठाक रहा, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स वैसे भी स्ट्रांग दिख रहा है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, वो भी लेकिन एसबीआई की वजह से ज्यादा है। तो 68 और 71 तक जा सकता है। ये वो रिस्क है जो थोड़ी सी ले सकते हैं इस मार्केट में। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, 58 के स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रॉयल ऑर्किड, 425 की बाइंग है, क्या करें? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखें? एग्जैक्टली 502 का लेवल जो टूटा है, जहां पे फील्ड ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस था, उसके नीचे लिक्विडेशन स्टार्ट होनी थी 383 तक, जहां पे डबल बॉटम बनाया है, और अब फाइनली उसको स्लाइस थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो 383 के नीचे 352 और 328, दो टारगेट खुले हुए हैं। हिमांशु जी हैं, इन्होंने रिलायंस के 100 शेयर लिए हुए हैं 1575 रुपये पर, और कह रहे हैं कि मैंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के तहत ये ट्रेड लिया हुआ है, क्या करें? थोड़ा देखो अंशुल भाई, अगर देखिए करीब 1.5 लाख रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट है, और इन्होंने एमटीएफ में लिया है, तो जाहिर सी बात है 10-20% तो इन्होंने दिया होगा अपना। बाकी हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्होंने 80% की फाइनेंसिंग ली हो। अब अगर इन्होंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए लगाए हैं एमटीएफ पर, मुझे नहीं पता कि ये कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उस एमटीएफ पर, लेकिन अगर मैं 1.5% का भी पकड़ लेता हूँ महीने का, तो क्या ये वर्थ होल्ड है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किसको होल्ड करना चाहिए? इसका इंटरेस्ट अगर 3 से 5%, मान लीजिए 3 महीने होल्ड भी करना पड़ गया, तो ये इनकी एमटीएफ बुक का जो इंटरेस्ट है प्लस इनका जो खरीद है, उन दोनों को ऑफसेट कर देगा। तो रिलायंस जैसा स्टॉक है, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट नहीं है। रिलायंस वापस आ जाएगा धीरे धीरे, 2000 भी चला जाएगा।
तो बट प्रॉब्लम ये है कि रिलायंस अगेन लार्ज कैप स्टॉक 15-18% का आपका 12 से 15% का आपका रिटर्न मिलता है, तो अगर उतना ही ब्याज दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप कमा के खाली ब्याज ही चुका रहे हैं, तो जो ब्याज पे आपको पैसा दिया है वही कमाएगा, आप तो शायद नहीं कमा पाएंगे। तो अगर पैसा है इधर उधर से जुटा के अपना ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं तो रिलायंस में आप लंबा पैसा कमा जाएंगे। बट अगेन जितने लोग एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, मेरा सबसे एक ही सवाल है, व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर आप अपनी कैपिटल पर रिटर्न नहीं निकलवा पा रहे हैं तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि आप ब्याज के पैसे पर रिटर्न निकाल लेंगे? ब्याज का पैसा ऐसा कोई एक्सपर्टीज एक्स्ट्रा तो लेके नहीं आती है, जो आपकी कैपिटल में कमी थी कि ब्याज के पैसे पे एक्सपर्टीज आ गई। तो अगर अपने पे नहीं निकाल पा रहे हैं तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि ब्याज के पैसे पे निकाल लेंगे, जिसमें आपको हर महीने ब्याज भी चुकाना है। और अनिल अंबानी का हाल ही देख लीजिए, ब्याज के बोझ में बंटवारे में एशिया के रईस आदमी थे, आज दिवालिया हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है नितेश सारंगी जी का। देवानगिरी शुगर 3 रुपये 70 पैसे का लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? तो उसको गले में माला बना के पहने रहेंगे तो हमेशा दिक्कत में रहेंगे। हम 4 बार 3 रुपए 40 से लेके 4 रुपए 10 पैसे, फिर 3.80 लेके 4 रुपए 30 पैसे, 4 बार हम ट्रेड मार चुके हैं, 30-30 पैसे करके निकाल चुके हैं। मतलब स्टॉक वहीं के वहीं खड़ा है, हम 1 रुपए 20 पैसे निकाल चुके हैं, जिसमें 2 बार स्टॉप लॉस भी दे चुके हैं। तो ले दे के अगर काम चल रहा है तो उसको गले में माला बना के क्यों पहने रहना? 4.30 पे मल्टीपल टाइम बताया था कि 4.30 पे अगर नहीं निकला तो वापस डिप मिलेगी, डिप पे बाई करेंगे। फिलहाल डिप आ रही है, जब भी एविडेंस मिलेगा बाई करेंगे। अगर 4.30 निकला तो 4.67 भी मिल जाएगा। तो अभी भी प्रॉफिट में है अंशुल जी, 3 रुपये 70 पैसे का ही तो लिया हुआ है। 3.10 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 3.10 के वैसे तो 4.30 के नीचे निकल जाना चाहिए था, 4.30 टूटते ही से, बट नहीं निकले तो 4.10 के नीचे क्लोजिंग पे निकल जाना चाहिए। ठीक है सर, 4 रुपये 10 पैसे के नीचे निकल जाना अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर आने लगता है, आपको लगता है। और क्लोजिंग बेसिस का मैं तरीका बता देता हूँ। 3 से 3.5 के बीच में आपको प्राइजेस देखने होंगे, मॉनिटर करने होंगे। अगर आपको लगता है कि 4 रुपये 10 पैसे के नीचे लगातार ट्रेड कर ही रहा है तो आप मान लेना कि 3:25 के आसपास की, 3:25 के आसपास की अब 4 रुपये 10 पैसे के नीचे की क्लोजिंग, 4 रुपये 10 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग नहीं ही देगा, तो फिर आपको डिसीजन लेना होगा। ये एक तरीका होता है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एमएमटीसी पर। 700 शेयर हैं 70 रुपये के भाव पर रोहित कुमार जी के पास, और रिको ऑटो है 139 के भाव पर। एवरेज किया जा सकता है क्या इन लेवल्स पर? हेलो जी सर, एक शो पे हम थोड़ी देर में कर रहा हूँ सर। स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। एमएमटीसी। जी, एमएमटीसी और रिको ऑटो। सर देखिए, एमएमटीसी अपने सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 62 का था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इतने पिटे मार्केट में केवल 10-15% से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एटलीस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 61 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर वो कटे तो एग्जिट, नहीं कटा तो 70 रुपए तक की अपमूव आपको दे सकता है। रिको ऑटो फिर से ब्रेकआउट पॉइंट 123 पे आ गया है, इसके नीचे 120 के नीचे क्लोज करेगा तो रिको ऑटो में पैटर्न खराब हो जाएगा। जब तक 120 123 प्रोटेक्टेड है, 147 155 की अपमूव मिल सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संदीप कुमार जी, वो बोल रहे हैं अंशुल जी आज लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 2 साल के लिए क्या टारगेट रखूं? टारगेट वही है सर, मार्केट अगर खराब हुआ तो 6-8 महीना और समय एक्स्ट्रा खींचेगा, नहीं हुआ तो अपने 2 साल में वापस से वो 700 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। ओनली चल योर इम्पेशंस कैन गिव यू लॉस इन पोर्ट कंपनीज। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर दीपक नाइट्राइट पर। शुभम मेहरोत्रा जी का सवाल है, 1600 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? दीपक नाइट्रेट में 1657 का बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट था और मंथली और वीकली पे डबल टॉप बन चुका है, और 1657 फाइनली रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब जो टारगेट खुलता है वो 1067 का खुलता है, और अगर निफ्टी टूटी तो बीइंग अ स्मॉल कैप शेयर बहुत तेजी पे टाइप होने वाली है। ठीक है। जैसा कि आज हमने वादा किया था कि आज हम इरिडा के बारे में स्टॉक एक्सरे करेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है कि आज स्टॉक उतना मूव नहीं दिखा पा रहा। तो आज कंपनी के मैनेजमेंट से ही जुड़ेंगे। लेकिन अंशुल भाई, मैनेजमेंट से जुड़ने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।